नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एएसबी बायोलॉजी क्लासेस जहां पर आपको पढ़ाया जाता है एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन कॉन्सेप्ट्स लेकर के क्लियरली तक। दोस्तों क्लास को शुरू करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन देना चाहता हूं। क्वेश्चन ये है कि क्या आपने कभी सोचा कि एक छोटा सा जो बदलाव होता है वो हमारे शरीर को किस तरीके से चेंज कर सकता है, हमारे फिनोटाइप को किस तरीके से चेंज कर सकता है, उसके बारे में कभी आपने सोचा? या फिर एक डीएनए में हल्की सी गलती हो जाए या डीएनए के ऊपर उपस्थित जो जीन होती है वो चेंज हो जाए तो कौन-कौन सी बीमारियाँ आ सकती हैं? क्या उसके बारे में कभी आपने सोचा? नहीं ना? तो आज की इस क्लास में हम आपको बताएँगे ऐसे बीमारियों के बारे में जो कि डीएनए के सीक्वेंस में, क्रोमोसोम के सीक्वेंस में या जीन में थोड़े से परिवर्तन हो जाते हैं, उस कारण से आते हैं। और साथ ही साथ आपको हम ऐसी बीमारियों के बारे में बताएँगे जो माता-पिता से, दादा-दादी से, नाना-नानी से हमें मिलते हैं विरासत में, यानी कि हमें मिलते हैं उपहार में, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। अगर हम बात करते हैं तो खुले रूप से हम आपको बताते हैं, तो आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं म्यूटेशन के बारे में और जेनेटिक डिसऑर्डर के बारे में। म्यूटेशन का मतलब होता है कि डीएनए या उसके जीन में होने वाले अचानक से बदलाव। और जेनेटिक डिसऑर्डर का मतलब क्या होता है कि ऐसे डिसऑर्डर जो पेरेंट्स से हमको मिलते हैं, इनहेरिटेड होते हैं, उसको हम जेनेटिक डिसऑर्डर कहते हैं। कुछ एग्जांपल्स की अगर हम बात करते हैं बेटा, तो जैसे सिकल सेल एनीमिया हो गया, हीमोफीलिया हो गया, कलर ब्लाइंडनेस हो गया, तो ये सभी क्या होते हैं? जेनेटिक डिसऑर्डर होते हैं। अब अगर हम बात करते हैं तो इनका जेनेटिक डिसऑर्डर जो होते हैं, इनका कनेक्शन जीन से कैसे होता है, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो चलिए आज के इस क्लास को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के और समझते हैं इस 2 पॉइंट को, म्यूटेशन और जेनेटिक डिसऑर्डर को। म्यूटेशन क्या होता है? जेनेटिक डिसऑर्डर क्या होता है? इसको हम बारीकी से समझेंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं म्यूटेशन की। तो यहाँ पर एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम भी समझेंगे और दूसरी बात हम यहाँ पर कुछ पॉइंट को लिख करके आपको समझाते हैं ताकि म्यूटेशन के हर एक पॉइंट आपकी अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को और म्यूटेशन को हम कर लेते हैं थोड़ा सा साइड में जो लिखा हुआ हेडिंग है और समझते हैं म्यूटेशन के एक-एक पॉइंट को। सबसे पहले बेटा अगर हम बात करते हैं तो पेंसिल को हम टच कर लेते हैं और यहाँ पर बात करते हैं कि म्यूटेशन होता क्या? म्यूटेशन को इक्वल कैसे करेंगे? जैसे म्यूटेशन को हम कैसे डिफाइन करेंगे उसके बारे में जानते हैं। देखो यहाँ पर थोड़ा-सा लिखने में दिक्कत होगी, कोई बात नहीं। अगर हम बात करते हैं म्यूटेशन की, ठीक है? समझिएगा, म्यूटेशन की बात करते हैं तो म्यूटेशन के बराबर क्या होता है? म्यूटेशन के बराबर होता है डीएनए, जीन या फिर अगर हम बात करते हैं क्रोमोसोम, ठीक है? डीएनए, जीन या फिर क्रोमोसोम में क्या होता है? अस्थायी परिवर्तन होता है, ठीक है? तो क्या होता है इसमें? स्टेबल चेंज होता है, स्टेबल चेंज होता है। तो हम लिख सकते हैं कि स्टेबल चेंज अकर इन डीएनए, जीन और क्रोमोसोम लीड टू द म्यूटेशन ड्यू टू विच जीनोटाइप एंड फिनोटाइप चेंज हो जाती है आप एक ऑर्गेनिज्म की, ठीक है? किसी ऑर्गेनिज्म की क्या होती है? जीनोटाइप और फिनोटाइप चेंज हो जाती है। उसके बाद अगर हम बेटा बात करते हैं म्यूटेशन में, तो म्यूटेशन में अगले पॉइंट को अगर हम ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पर सिंपल सी बात करते हैं म्यूटेशन के टाइप्स की। अगर हम म्यूटेशन के टाइप्स की बात करते हैं जो कि एनसीईआरटी में आपको दिया गया है, उन सारी चीज़ों को हम आपको कवर कराएंगे। बस यहाँ पर आप थोड़ी चीज़ों को बारीकी से देख लीजिएगा ताकि आपको नीट और बोर्ड एग्जाम दोनों के लिए हेल्प मिल सके। सबसे पहले अगर बेटा म्यूटेशन की बात करते हो तो यहाँ पर आता है जीन म्यूटेशन। क्या आता है? जीन म्यूटेशन आता है। तो जीन म्यूटेशन की बात करते हो तो क्या होता है? सीधे-सीधे अगर हम बात करते हैं तो जीन म्यूटेशन में क्या होता है? जो जीन होती है उसके न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस में क्या होता है? परिवर्तन हो जाता है। तो जीन म्यूटेशन का मतलब क्या होता है? जब किसी जीन के न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस में जब चेंज होता है उसको क्या कहते हैं? जीन म्यूटेशन कहते हैं। और जीन म्यूटेशन के टाइप्स की बात करते हुए बता तो जीन म्यूटेशन के टाइप्स को आप समझिएगा। जो जीन म्यूटेशन होती है उसमें आता है आपका एक पॉइंट म्यूटेशन। क्या आता है? पॉइंट म्यूटेशन। पॉइंट म्यूटेशन आता है। तो जीन म्यूटेशन में क्या आता है आपका? पॉइंट म्यूटेशन आता है। अब पॉइंट म्यूटेशन की बात करते हैं तो केवल और केवल एक न्यूक्लियोटाइड में बदलाव होता है, जिसमें अगर हम बात करते हैं तो उसको हम जीन पॉइंट म्यूटेशन करते हैं या फिर इस पॉइंट म्यूटेशन को हम कॉमन म्यूटेशन के नाम से भी जानते हैं। एग्जाम्पल की बात करते हैं बेटा पॉइंट म्यूटेशन का, तो सिकल सेल एनीमिया, ठीक है? अगर हम बात करते हैं सिकल सेल एनीमिया क्या होता है? पॉइंट म्यूटेशन का एक एग्जाम्पल होता है। अब अगर हम बात करते हैं सिकल सेल एनीमिया होता है कैसे? जैसे अगर हम बात करते हैं जीन के अंदर एक सीक्वेंस है और उस सीक्वेंस की अगर हम बात कर लेते हैं तो देखो क्या होता है? सीक्वेंस अगर हम सिकल सेल एनीमिया यानी कि अगर हम बात करते हैं यस सिकल सेल एनीमिया को लिख देते हैं यस सी ए सिकल सेल एनीमिया। अब ये सिकल सेल एनीमिया बेटा होता है कैसे? इसको जान लीजिए। जैसे हमारे पास क्या होता है? एक सीक्वेंस होता है
जी, GAG सीक्वेंस है। अब ये GAG क्या होता है, चेंज हो जाता है GUG में, ठीक है? अब देखो क्या हुआ, ये जो ए है, एडेनिन है, वो किससे चेंज हुआ, यूरासिल से चेंज हो गया। जब एडेनिन यूरासिल से चेंज हो जाता है तो क्या होता है, थोड़ा-सा यहाँ पर म्यूटेशन हो जाता है, यानी कि जीन के एक न्यूक्लियोटाइड में चेंज हो जाने से क्या होता है, एक बहुत बड़ा रिग हो जाता है, जिसको हम कहते हैं सिकल सेल एनीमिया। अब इस सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है बेटा, जो आपकी ब्लड होती है, यानी कि आरबीसी की जो शेप होती है, वो नॉर्मल शेप से चेंज हो जाती है हंसिया के आकार का, यानी कि सिकल के आकार का हो जाता है, जो कि पॉइंट म्यूटेशन के कारण होता है। पॉइंट म्यूटेशन को हम कॉमन म्यूटेशन के नाम से जानते हैं। आई होप इस चीज़ को आप समझ चुके होंगे। जीन म्यूटेशन के अंदर ही हम अगर दूसरे म्यूटेशन की बात करते हैं, तो दूसरा म्यूटेशन आता है आपका फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। तो जगह कम पड़ रहा है, उसको लिखने के लिए हम करते हैं अगले पेज पर। देखिए, अगर हम बात करते हैं फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, दूसरा क्या होता है आपका फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, तो समझिएगा, मैं थोड़ा सा घसीट कर लिख दे रहा हूँ, क्योंकि इस पर थोड़ा सा लिखने के लिए हमको दिक्कत हो रही है। इससे कोई बात नहीं, आप सुनिए रहिएगा। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, अब अगर बेटा फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन की बात करते हैं, तो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन में एक ही चीज़ होता है, क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड का इंसर्शन या डिलीशन। यानी कि जो आपकी न्यूक्लियोटाइड होती है ना, न्यूक्लियोटाइड जो होती है, उस न्यूक्लियोटाइड में क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड या तो आपका जुड़ जाएगा, या तो न्यूक्लियोटाइड क्या होगा, माइनस हो जाएगा। कहने का मतलब क्या होता है, बाहर से आकर के एक न्यूक्लियोटाइड जुड़ेगा, या फिर एक न्यूक्लियोटाइड यहाँ से निकल जाएगा। जब इस तरीके का कंडीशन आता है, या तो न्यूक्लियोटाइड जुड़ता है, या तो न्यूक्लियोटाइड बाहर निकलता, और इसके थ्रू जब म्यूटेशन होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन कहते हैं। अब कैसे कहते हैं, देखो सिंपल सी बात, अगर बेटा हम बात करते हैं, तो यहाँ पर देखिएगा फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन में कि पूरी की पूरी जो रीडिंग फ्रेम होती है वो चेंज हो जाती है। जैसे आप समझिए, जैसे हम बात करते हैं, हमारे पास क्या है, राम हैज रेड कैप। तो यहाँ पर क्या है, राम हैज रेड कैप पढ़ रहे हैं। अब मानते हैं कि ये हमारा क्या हो गया, एक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस हो गया, ठीक है। अब ये न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस जो राम हैज रेड कैप है, वो रेड कैप क्या होता है, रेड हट जाता है। जब रेड हट जाता है तो क्या होता है, राम हैज कैप। तो अब अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पर पूरी की पूरी जो रीडिंग फ्रेम है वो क्या हो रही है, चेंज हो जा रही है। राम हैज रेड कैप से क्या हो जा रहा है, राम हैज कैप। तो इसके द्वारा क्या होता है, पूरी की पूरी रीडिंग फ्रेम चेंज होता आती है। और जब रीडिंग फ्रेम चेंज होती है, तो बेटा प्रोटीन जो बनता है, वो प्रोटीन चेंज हो जाता है। जब प्रोटीन चेंज होता है, तो प्रोटीन की कमी से क्या होती है, बीमारी होती है, तो वो बीमारी आपको हो जाएगी। उसके बाद अगर हम बेटा बात करते हैं दूसरे म्यूटेशन की, यानी कि अभी तो हमने देखा इसको जीन म्यूटेशन में, दूसरे म्यूटेशन की अगर बात करते हैं, तो दूसरे म्यूटेशन में आपका सिंपल सा आता है, वो होता है क्रोमोसोमल म्यूटेशन। क्या होता है, क्रोमोसोमल म्यूटेशन। अब अगर हम क्रोमोसोमल म्यूटेशन की बात करते हैं, तो यहाँ पर क्या आता है, क्रोमोसोमल क्रोमोसोमल म्यूटेशन। अब अगर हम बात करते हैं क्रोमोसोमल म्यूटेशन की, तो क्रोमोसोमल म्यूटेशन में क्या होता है बेटा, क्रोमोसोमल म्यूटेशन के अंदर सीधे सीधे जो क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर होती है, या जो क्रोमोसोम का नंबर होता है, वो चेंज होता है। यानी कि अगर हम बात करते हैं चेंज इन स्ट्रक्चर और नंबर इन क्रोमोसोम। जब क्रोमोसोम के नंबर और स्ट्रक्चर में चेंज हो जाता है, तो उसको क्या कहते हैं, हम क्रोमोसोमल म्यूटेशन कहते हैं। अब बेटा हम बात करते हैं क्रोमोसोम म्यूटेशन की। तो क्रोमोसोमल म्यूटेशन जो होते हैं, वो मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से दो प्रकार होते हैं, उसको समझ लीजिएगा बेटा। तो पहले नंबर पर आता है आपका स्ट्रक्चरल क्रोमोसोम म्यूटेशन। क्या रहता है, स्ट्रक्चरल क्रोमोसोम म्यूटेशन। पहले का आता है स्ट्रक्चरल क्रोमोसोम म्यूटेशन। अब उसके अगर हम बात करते हैं स्ट्रक्चरल क्रोमोसोम म्यूटेशन में क्या होता है, देखो स्ट्रक्चरल क्रोमोसोम म्यूटेशन में सिंपल सी अगर हम बात करते हैं, तो क्रोमोसोम का भाग होता है ना, उसकी जो बनावट होती है वो चेंज हो जाती है। यानी कि यहाँ पर क्या होता है, डिलीशन होता है, डुप्लीकेशन होता है, या इन्वर्जन हो जाता है। डिलीशन का मतलब क्या होता है, क्रोमोसोम का कोई पार्ट जो होता है वो डिलीट हो जाता है, हट जाता है। डुप्लीकेशन का मतलब क्या होता है, क्रोमोसोम के किसी पार्ट में क्या होता है,
रिवीजन हो जाता है, यानी कि रिपीटिशन हो जाता है, यानी कि दोहराया जाता है। इन्वर्जन का मतलब क्या होता है, क्रोमोसोम का भाग जो होता है वो उलट जाता है। और एक आपका आता है ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन में क्या होता है, एक क्रोमोसोम का भाग दूसरे क्रोमोसोम से जुड़ जाता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं क्रोमोसोम म्यूटेशन में दूसरे टाइप की, तो दूसरा टाइप आता है आपका न्यूमेरिकल क्रोमोसोम म्यूटेशन, यानी कि दूसरे नंबर पे क्या आता है आपका, आता है आपका न्यूमेरिकल क्रोमोसोम म्यूटेशन। न्यूमेरिकल क्रोमोसोम म्यूटेशन। अब न्यूमेरिकल क्रोमोसोम म्यूटेशन की बात करते हैं तो सीधा सा बात, यहाँ पर न्यूमेरिकल लिखा हुआ है तो सीधी सी बात ये बता रहा है कि क्रोमोसोम के नंबर में चेंज हो जाता है। जब क्रोमोसोम के नंबर में चेंज होता है तो यहाँ पर जो म्यूटेशन होता है वो एन्यूपोलाइडी होता है। एन्यूपोलाइडी की अगर हम बात करते हैं तो किसी एक क्रोमोसोम की संख्या में बढ़ाव या घटाव हो जाता है। दूसरा क्या होता है, अगर एन्यूपोलाइडी की बात करते हो तो एन्यूपोलाइडी की वजह से क्या होता है, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर होते हैं, जैसे कि डाउन सिंड्रोम। अब डाउन सिंड्रोम में होता है क्या बेटा, जो आपका 21st क्रोमोसोम होता है ना, 21st नंबर का क्रोमोसोम होता है, वहां पर एक एक्स क्रोमोसोम क्या होता है, एक्स्ट्रा आ जाता है। यानी कि क्या होता है, 21st ना पर एक्स एक्स प्लस एक्स आ जाता है, यानी कि वहां पर एक क्रोमोसोम जब एक्स्ट्रा आ जाता है तो मतलब कहने का ये है कि 46+1 क्रोमोसोम जब हो जाते हैं तो डाउन सिंड्रोम रोग होता है, जो कि न्यूमेरिकल म्यूटेशन का क्या होता है, एक एग्जाम्पल होता है। उसके बाद अगर हम तीसरे नंबर पर बात करते हैं तो तीसरे नंबर पर आता है आपका पॉलीपोलाइडी। अब पॉलीपोलाइडी की अगर हम बात करते हैं तो पूरे क्रोमोसोम की सेट का संख्या बढ़ जाना। यानी कि अगर हम बात करते हैं, कभी कभी पॉलीपोलाइडी जो होता है बेटा वो इंसानों के अंदर नहीं, वो जानवरों तथा पौधों के अंदर पाया जाता है। सपोज डेट अगर हम बात करते हैं किसी ऑर्गेनिज्म में, एक एग्जाम्पल लेते हैं, किसी प्लांट के अंदर क्या है, 32 क्रोमोसोम है, और ये क्या होता है, इसमें पॉलीपोलाइडी का मतलब क्या होता है, 32 का हो गया ये 64। पूरा का पूरा जो क्रोमोसोम होता है वो क्या होता है, डबल हो जाता है, इसको कहते हैं पॉलीपोलाइडी। आई होप आप म्यूटेशन को अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे। आगे चलते हैं, अगर हम म्यूटेशन की बात को ही समझते हैं तो तीसरे टाइप की म्यूटेशन की बात कर लेते हैं। तो तीसरा टाइप का जो म्यूटेशन होता है वो आपका होता है सोमैटिक म्यूटेशन। क्या होता है, सोमैटिक म्यूटेशन। अब सोमैटिक म्यूटेशन की बात करते हैं तो यहाँ पर तीसरे टाइप की म्यूटेशन की बात करते हैं तो क्या होता है, सोमैटिक म्यूटेशन। सोमैटिक म्यूटेशन की बात करते हैं तो सोमैटिक का मतलब क्या होता है, बॉडी। सोमैटिक का मतलब क्या होता है, बॉडी सेल। तो सोमैटिक म्यूटेशन में क्या होता है कि बॉडी की जो सेल होती है ना, उस सेल में ही चेंज आ जाता है। बॉडी सेल के अंदर क्या होता है, चेंज आ जाता है। जब बॉडी सेल के अंदर चेंज आ जाता है तो ये उत्पन्न करती है रोग, जिसका नाम है कैंसर। क्या है, कैंसर है, जिसके बारे में एनसीईआरटी की लाइन में हम कवर करेंगे। दूसरी बात, अगर हम सोमैटिक म्यूटेशन की बात करते हैं तो सोमैटिक म्यूटेशन आपका जेनेटिक नहीं होता है। अब इसके बाद अगर हम चलते हैं बेटा तो यहाँ पर आता है आपका जर्मिनल म्यूटेशन। जर्मिनल म्यूटेशन का मतलब क्या होता है, जो जर्म सेल होती है वहां पर चेंज हो जाती है, जिससे क्या होता है, अगली पीढ़ी के लिए दिक्कत होता है। तो ये सब सारी चीजें की अगर हम बात करते हैं तो इस म्यूटेशन में आपके 3 टाइप की म्यूटेशन आपको पढ़ना है। कौन कौन सा पढ़ना है, मेन इस चैप्टर में जो म्यूटेशन पढ़ना है वो आपको जीन म्यूटेशन, क्रोमोसोमल म्यूटेशन और सोमैटिक म्यूटेशन के बारे में एक एक एग्जांपल दिया गया है। बाकी जो भी चीजें हैं वो आपको नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ाया जाएगा, यानी कि डीएनए रेप्लिकेशन एरर कैसे होता है, यानी कि अगर हम बात करते हैं स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन के बारे में, इंड्यूस्ड म्यूटेशन के बारे में, तो आपको अगले क्लास में पढ़ाया जाएगा, अगले चैप्टर में पढ़ाया जाएगा। अगर हम यहाँ पर कुछ एग्जाम के लिए की पॉइंट्स की बात करते हैं तो एक एग्जाम्पल पूछता है बेटा कि सिकल सेल अनेमिया किसके द्वारा होता है। तो सिकल सेल अनेमिया जो होता है वो पॉइंट म्यूटेशन का एग्जाम्पल है। डाउन सिंड्रोम की बात करते हैं तो डाउन सिंड्रोम किसका है, एनोपोलाइडी का एग्जाम्पल है। प्राइम्ड शिफ्ट म्यूटेशन की बात करते हैं तो यह आपका होता है हार्मफुल होता है, क्योंकि यहाँ पर पूरी की पूरी रीडिंग फ्रेम ही चेंज हो जाती है। तो अब हम बात करते हैं कि जो भी चीजें मैंने आपको बताया अभी, वो सारी चीजें म्यूटेशन से रिलेटेड आपको समझ में आ चुकी होंगी। और अब हम चलते हैं एनसीईआरटी की लाइन पर, और एनसीईआरटी की लाइंस क्या कहती है उसको समझते हैं, कॉन्सेप्ट से लेकर के एकदम पॉइंट क्लियरिटी तक। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो इस पेज को हम जूम आउट करते हैं, और जूम आउट करने के बाद एक एक पॉइंट को म्यूटेशन से रिलेटेड हम समझने का प्रयास करते हैं। थोड़ा सा अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर पेज को सेट कर लेते हैं और शुरू करते हैं पेंसिल के साथ। देखिए, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो थोड़ा सा आप ध्यान लगा कर पढ़ेंगे तो आपको सारी चीज़ें एकदम से क्लियर हो जाएगी। वीडियो लंबा होगा कोई बात नहीं, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियरिटी तक पढ़ना है, इसलिए वीडियो का लंबा होना जरूरी है। चलिए यहाँ पर बात करते हैं तो म्यूटेशन क्या होता है, तो म्यूटेशन इज अ फेनामेनन। म्यूटेशन क्या होता है, एक फेनामेनन यानी कि एक घटक होता है, विच रिजल्ट जिसका परिणाम होता है इन, जस्ट एक सेकेंड,
ठीक है, विच रिजल्ट इन अल्टरनेशन ऑफ डीएनए सीक्वेंस, जिसका जो परिणाम होता है वो क्या होता है, डीएनए की सीक्वेंस में क्या होता है, अल्टरनेशन आ जाता है, बदलाव आ जाता है, एंड कॉन्सिक्वेंटली रिजल्ट इन चेंज द जीनोटाइप एंड फिनोटाइप, और जिसका परिणाम होता है जीनोटाइप और फिनोटाइप में क्या होता है, थोड़ा सा परिवर्तन आ जाता है आप ऑर्गेनिज्म एक जीव के। अब अगर हम बात करते हैं म्यूटेशन की टाइप, यहाँ से म्यूटेशन की टाइप शुरू होती है। देखिए क्या होता है, इसको हम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं और यहाँ से हम आपको एकदम क्लियर करना शुरू कर देते हैं। देखो यहाँ पर क्या है, इन एडिशन टू रिकॉम्बिनेशन म्यूटेशन इज एन अदर फिनोमिनन दैट लीड्स द वेरिएशन इन डीएनए। अगर हम बात करते हैं तो अगर हम बात करते हैं जो एडिशन होता है, एडिशन टू रिकॉम्बिनेशन, किसी जीन या किसी डीएनए की सीक्वेंस को हम जब जोड़ देते हैं तो उसको रिकॉम्बिनेशन करते हैं, जिस वजह से क्या होता है, म्यूटेशन हो जाता है, और ये एक दूसरी घटक होती है, दूसरा प्रक्रिया होता है म्यूटेशन का, जो कि डीएनए के अंदर थोड़ा सा चेंज लाता है, यानी कि वेरिएशन लाता है। आई होप आप चीज़ों को कैच कर पा रहे होंगे। एज यू विल लर्न, जैसा कि आप पढ़ सकते हैं इन चैप्टर 5 में, चैप्टर नंबर 5 यानी कि अगले चैप्टर की बात कर रहा है ये, वन डीएनए हेलिक्स, यानी कि एक डीएनए हेलिक्स क्या करता है, टर्न करता है कंटिन्यूअसली फ्रॉम वन एंड टू द अदर, एक एंड से दूसरे एंड तक, इन ईच क्रोमैटिड, प्रत्येक क्रोमैटिड के अंदर। ठीक है, आगे बात कर रहे हैं, इन अ हाई सुपर क्वाइल्ड फॉर्म, एक हाईली सुपर क्वाइल्ड फॉर्म में, बहुत ही कुंडलित रूप में वो क्या करता है, टर्न करता है। देयर फॉर लॉस, यानी कि डिलीशन की बात करें, और गेन जिसको इंसर्शन की बात करते हैं, या फिर डुप्लीकेशन की बात करें, ऑफ अ सेगमेंट ऑफ डीएनए रिजल्ट इन द अल्टरनेशन इन क्रोमोसोम, यानी कि अगर हम बात करते हैं क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर में यहाँ पर क्या होता है, चेंज होता है, और जिसका एग्जांपल मैंने आपको अभी बताया, तो उस एग्जांपल यानी कि अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, अगर हम डिलीशन, इंसर्शन, डुप्लीकेशन किस टाइप का म्यूटेशन के अंदर आता है, जिसको जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आगे बात करते हैं, सिंस द जीन आर नोन टू बी द लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम अल्टरनेट इन द क्रोमोसोम रिजल्ट इन द एबनॉर्मलिटीज एंड एब्रेशन। ठीक है, अगर हम बात करते हैं, अगर उसमें चेंज आ गया, या फिर हम बात करते हैं क्या होता है, जो क्रोमोसोम उस पर पाए जाते हैं। ठीक है, अगर हम जीन की बात करते हैं, जीन आर नोन, जो कि जीन पाए गए हैं, टू बी लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम, जो कि क्रोमोसोम के उपस्थित है, तो उसमें क्या आता है, अल्टरनेशन आता है इन क्रोमोसोम में। परिणाम क्या होता है उसका, एबनॉर्मलिटीज, यानी कि थोड़ी सी भिन्नताएं आ जाती हैं, रोग आ जाती है। क्रोमोसोमल एबनॉर्मल एब्रेशन, यानी कि एबनॉर्मलिटीज आर कॉमनली ऑब्जर्व इन कैंसर, यानी कि अगर हम बात करते हैं जो क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज होती हैं वो क्या होती है, कैंसर में जानी जाती है, कैंसर में पाई जाती है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है कि जो कैंसर होता है वो किस टाइप के म्यूटेशन की वजह से होता है, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इन द एडिशन टू द एबव म्यूटेशन इज आल्सो अराइज ड्यू टू द चेंज इन अ सिंगल बेस पेयर ऑफ डीएनए, यानी कि अगर हम बात करते हैं इन एडिशन, जुड़ाव के कारण, टू द एबव म्यूटेशन, ऊपर की म्यूटेशन में, आल्सो अराइज बढ़ जाती है ड्यू टू द चेंज इन सिंगल बेस पेयर, जब सिंगल बेस पेयर का चेंज होता है। सिंगल बेस पेयर यानी कि अभी हमने आपको बताया था क्या था, जी ए, ठीक है, जी ए जी से क्या हो गया, जी यू जी बन गया। ये किसके लिए होता है भैया, किसका एग्जाम्पल है, ये आपको बता देना है एग्जाम्पल में, कमेंट बॉक्स में आपको बता देना है। मैं आपको बता देता हूँ। अब इसमें क्या होता है, जो क्रोमोसोम का एक बेस पेयर होता है वो चेंज हो जाता है। जब एक बेस पेयर चेंज होता है तो क्या होता है, एक रोग होता है जिसका नाम है सिकल सेल अनेमिया, ये रोग हो जाता है। अब ये किस म्यूटेशन की वजह से होता है, इसको बताना आपकी जिम्मेदारी है। आगे अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर क्या कहता है, दिस इज नोन एज द पॉइंट म्यूटेशन, इसको क्या कहते हैं, पॉइंट म्यूटेशन। भाई आंसर भी यहीं पर आपको दिया गया, क्योंकि यहाँ पर एक ही चेंज हो रहा है, एक पॉइंट पर चेंज हो रहा है, इसको कहते हैं पॉइंट म्यूटेशन। क्लासिकल एग्जाम्पल आप सच म्यूटेशन इज सिकल सेल एनीमिया, जो चीज़ मैंने यहाँ पर आपको लिखकर बताया वही चीज़ कह रहा है कि जो पॉइंट म्यूटेशन होता है, पॉइंट म्यूटेशन का जो एग्जांपल है वो क्या है, सिकल सेल एनीमिया है। डिलीशन एंड इंसर्शन ऑफ बेस पेयर ऑफ डीएनए कॉज फ्रेमशिफ्ट म्यूटेशन, जो कि मैंने आपको बताया था, राम हैज़ अ रेड कैप, फिर राम हैज़ अ रेड कैप, रेड गायब हो गया तो राम हैज़ कैप। यहाँ पर क्या हो गया बेटा, पूरा का पूरा रीडिंग फ्रेम ही चेंज हो गया, जिसको फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन कहते हैं, जिसके बारे में हम 5वें चैप्टर में पढ़ेंगे, यानी कि इसके अगले वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। आगे क्या कर रहा है कि द मैकेनिज्म ऑफ म्यूटेशन इज बियॉन्ड द स्कोप, ठीक है, जो मैकेनिज्म ऑफ म्यूटेशन है वो क्या करता है, बियॉन्ड करता है स्कोप ऑफ दिस डिस्कशन, उसके डिस्कशन को एट दिस लेवल, उस लेवल पर, ठीक है, इस लेवल पर। हाउ एवर देयर आर मैनी केमिकल एंड फिजिकल फैक्टर्स दैट इंड्यूस
म्यूटेशन यहाँ पर क्या होते हैं, बहुत सारे फिजिकल और केमिकल फैक्टर होते हैं जो कि म्यूटेशन को इंड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, अब म्यूटेशन होता ही क्या है, म्यूटेशन सडन चेंज होता है। तो कुछ दवाइयाँ होती हैं जिसके द्वारा एबनॉर्मलिटीज़ को चेंज किया जा सकता है, जो कि अगली पीढ़ी में जाकर के उसको सुधारा जा सकता है, करेक्ट किया जा सकता है। देयर आर रेफर्स टू द म्यूटाजेंस। अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर कुछ चीज़ें अगर हम बात करते हैं कि म्यूटेशन होता कैसे कारण है। अगर हम बात करते हैं म्यूटेशन का कारण क्या है, म्यूटेशन के कारण की बात करते हैं तो म्यूटेशन के में क्या होते हैं, बहुत सारे म्यूटाजन होते हैं। कौन से म्यूटाजन होते हैं, जैसे अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर फिजिकल म्यूटाजन होते हैं, फिजिकल म्यूटाजन होते हैं, और क्या होते हैं, केमिकल म्यूटाजन होते हैं। फिजिकल म्यूटाजन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ से आपको मिल जाता है भैया यूवी रेज, यानी कि अल्ट्रावायलेट किरणों की वार से हमारे म्यूटेशन हो जाता है, जिसकी स्किन डिजीज होता है। केमिकल म्यूटेशन, हम जब बहुत सारी दवाइयों का यूज़ करते हैं तो हो सकता है उसके द्वारा चेंज हो जाए हमारे बॉडी के अंदर, उसको कहते हैं केमिकल म्यूटेशन। इसके लिए क्या लिखा हुआ है एनसीईआरटी, इसको समझते हैं कि दीज आर रेफर्स टू अदर म्यूटाजेंस यूवी रेडिएशंस कैन कॉज द म्यूटेशन इन ऑर्गेनिज्म, इट इज अ म्यूटाजेन। यूवी रेडिएशन जो होता है वो म्यूटेशन को काज कर सकता है ऑर्गेनिज्म में, इसलिए उसको कहते हैं म्यूटाजेन। ठीक है, और ये फिजिकल म्यूटाजन के अंदर आता है। अब बात आती है आपके जेनेटिक डिसऑर्डर की। बेटा जेनेटिक डिसऑर्डर की बात करते हैं तो जेनेटिक डिसऑर्डर का मतलब क्या होता है कि ऐसे डिसऑर्डर जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में हमारे ट्रांसफर हो जाते हैं, इनहेरिटेड हो जाते हैं, उसको हम जेनेटिक डिसऑर्डर कहते हैं। अब जेनेटिक डिसऑर्डर के बारे में थोड़ी बहुत बातों को हम एक्स्ट्रा जानेंगे और उसके बाद हम एक एक पॉइंट को एनसीईआरटी के थ्रू पढ़ेंगे, जैसा कि हमें न्यूट्रिशन के अंदर देखा। चलिए, अगर हम जेनेटिक डिसऑर्डर की बात करते हैं तो जेनेटिक डिसऑर्डर क्या होते हैं, वे रोग होते हैं या क्रोमोसोम में डिफेक्ट के कारण पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर होते रहते हैं, जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर होते रहते हैं, उसको हम कहते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर। अब जेनेटिक डिसऑर्डर के अंदर बेटा बात करते हैं तो यहाँ पर पेडिग्री एनालिसिस आता है, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर आता है, और इसके अलावा क्या आते हैं, मेंडेलियन डिसऑर्डर आते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर पढ़ेंगे हम पेडिग्री एनालिसिस के बारे में। पेडिग्री एनालिसिस क्या होता है उसको समझेंगे, फिर उसके बाद हम मेंडेलियन डिसऑर्डर को पढ़ेंगे, फिर क्रोमोसोमल डिसऑर्डर को पढ़ेंगे। इसी तरीके से हम ढेर सारे डिसऑर्डर को पढ़ लेंगे और इसी के साथ आज के इस चैप्टर को कंप्लीट करके ही छोड़ने वाले हैं। अब अगर हम बात करते हैं पेडिग्री एनालिसिस में, तो पेडिग्री एनालिसिस क्या होता है, एक ऐसी एनालिसिस होती है, एक ऐसा टेक्निक होता है जिसके द्वारा किसी ट्रेट या जेनेटिक डिसऑर्डर को, ठीक है, पीढ़ी दर पीढ़ी इनहेरिटेड पैटर्न को समझा जा सकता है, यानी कि जनरेशन टू जनरेशन वो इनहेरिटेड किस मैनर में हो रहे हैं, किस तरीके से हो रहे हैं, उसके पैटर्न को समझा जा सकता है। और इससे पता चलता है कि जो ट्रेट होता है वो ऑटोसोमल होता है या सेक्स लिंक्ड होता है, डोमिनेंट होता है या फिर रिसेसिव होता है, इस चीज़ को समझा जा सकता है। अब अगर हम बात करते हैं जो पेडिग्री में उपयोग होने वाले सिंबल्स होते हैं, यानी कि पेडिग्री एनालिसिस के दौरान जो सिंबल्स यूज होते हैं वो कौन से सिंबल्स हैं, तो यहाँ पर देखिए कुछ सिंबल्स दिए गए हैं। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर हम आपको बताते हैं, यहाँ पर कुछ आपको सिंबल्स दिए गए हैं जो पेडिग्री एनालिसिस में यूज किए जाएंगे। चलिए इन सिंबल्स की बात करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, अगर स्क्वायर शेप है तो इसका मतलब ये मेल है, सर्कल शेप है इसका मतलब ये फीमेल है, और अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर ये इस तरीके का अगर आपका है तो ये आपका क्या है, सेक्स अनस्पेसिफाइड, यानी कि हो सकता है कि मेल और फीमेल दोनों मिक्स है। और इस तरीके से अगर हम बात करते हैं जो सेप जो जो आपको मेल फीमेल और सेक्स अनस्पेसिफाइड है और ये सारे कलर्ड में आते हैं, तो इसका मतलब कि अफेक्टेड इंडिविजुअल होते हैं। और इसका मतलब क्या होता है, ये अनअफेक्टेड इंडिविजुअल होते हैं। अनअफेक्टेड का मतलब क्या होता है, यहाँ पे देखो हम लिख देते हैं अनअफेक्टेड, अनअफेक्टेड इंडिविजुअल होते हैं, यानी कि ऐसे लोग होते हैं जिनमें किसी भी प्रकार की कोई बीमारी नहीं होती है, और ये ऐसे होते हैं जो कि डिसऑर्डर वाले होते हैं। आगे अगर हम बात करते हैं, अगर पेडिग्री एनालिसिस में हाफ फील्ड है, ठीक है, अगर हम बात करते हैं जैसे एक सर्कल बना लिए, फीमेल के लिए क्या करते हैं, एक सर्कल बना लेते हैं और इस सर्कल को क्या कर देते हैं, हम हाफ फील्ड करते हैं, आधा भर देते हैं। तो आधा भर देते हैं तो उसका मतलब क्या है, ये फीमेल क्या है, कैरियर है। अगर हाफ फील्ड है तो क्या है, कैरियर है। अगर इसमें क्या होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन आ जाए, हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब क्या होता है, देखो इस तरीके से ये फीमेल हो गया और क्या हो जाएगा, एक मेल हो जाएगा, इस तरीके से फीमेल और फीमेल हो गया और इनके बीच में क्या होती है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन आ जाती है। तो इस तरीके से अगर लाइन आ जाती है तो क्या होते हैं, मैरिड होते हैं। और हॉरिजॉन्टल लाइन अगर दो होती है, दो लाइन होती है, इस तरीके से दो लाइन आ जाती है तो क्या होती है, मैटिंग होता है रिलेटिव्स के बीच में। अगर हम बात करते हैं कजिन जो होते हैं उनके बीच में ये शादी हो जाती है, मैटिंग हो जाती है। फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं इसमें वर्टिकल लाइन अगर आती है, यानी कि यहाँ से क्या होती है, एक वर्टिकल लाइन इस तरीके से आती है और वर्टिकल लाइन बनने के बाद इस तरीके से आपके सिंबल दिखाई देते हैं। इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पर बच्चा पैदा हो गया, यानी कि ऑफ स्प्रिंग। नीचे वाला क्या है, ऑफ स्प्रिंग होगा।
इस तरीके से आप पेडिग्री एनालिसिस के सिंबल को यूज करके बाकी की चीज़ों को समझ सकते हैं। चलिए आगे की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं पेडिग्री एनालिसिस है और यहाँ पर सिंबल्स है। यहाँ पर अगर हम आपको थोड़ा-सा समझाते हैं तो यहाँ पर सिंबल्स में समझिए। जैसे अगर हम बात करते हैं तो ये आपके क्या है, ये आपके पेरेंट है और यहाँ से मैटिंग किया गया तो यहाँ पर ऑफस्प्रिंग है। फिर वापस से क्या किया गया, इस ऑफस्प्रिंग का किसी दूसरे के साथ मैटिंग करवाया गया और यहाँ से क्या मिला, एक हमको मिल गया स्क्वायर कलर्ड फील्ड वाला मिल गया। इसका मतलब क्या हुआ, ये क्या है, डिसऑर्डर वाला है, यानी कि इसमें अंदर क्या है, अफेक्टेड पर्सन है ये। और इसका मतलब क्या हुआ कि किसी न किसी पीढ़ी में कोई इंसान था, मतलब इन दोनों के किसी न किसी पीढ़ी में एक इंसान ऐसा था जिसको डिसऑर्डर थी, इसलिए ऐसा इसको संतान पैदा हुआ। अब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो जेनेटिक डिसऑर्डर हो वो पेरेंट्स से ही आए। हो सकता है कि जो आपके दादा थे, दादा के जीन पापा में गए और वहाँ पर एक्टिव नहीं हुए, लेकिन आपके अंदर एक्टिव हो गए। हो सकता है कि आपके नाना के अंदर कोई था बीमारी जो कि आपके मम्मी के अंदर एक्टिव नहीं हुआ और मम्मी कैरियर बन गई और आपके अंदर आ गया। इस तरीके से ये हो सकता है। अब चलिए अगर हम बात करते हैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, तो एनसीईआरटी क्या कहती है इन सभी चीज़ों के लिए, इसको समझते हैं। देखिए, द आइडिया दैट disorder are inherited has been प्रिवेलिंग इन द ह्यूमन सोसाइटी सिंस लॉन्ग। यानी कि अगर हम बात करते हैं एक आइडिया जो डिसऑर्डर को पता किया जाता है ह्यूमन की सोसाइटी से, ये बहुत लंबी समय से चली आ रही है। दिस वॉज बेस्ड ऑन द हेरिडिटी ऑफ सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक, यानी कि बात करते हैं दिस वॉज यानी कि ये, बेस्ड यानी कि आधारित है, ऑन द हेरिडिबिलिटी यानी कि आनुवंशिकता पर, ऑफ सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक और विभिन्न प्रकार के लक्षणों पर, फीचर्स इन कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स इन फीमेल, महिलाओं के अंदर विभिन्न प्रकार के लक्षणों के ऊपर ये निर्भर होता है। आफ्टर द रीडिस्कवरी, वापस से जब इसको खोज किया गया ऑफ मेंडल्स वर्क, ठीक है, मेंडल के वर्क पर, द practice of analyzing inheritance pattern of trait in human beings being, यानी कि अगर हम बात करते हैं मेंडल ने जो खोज किया और उस खोज के बेसिस पर जब वापस से प्रैक्टिस किया गया, एनालिसिस किया गया इनहेरिटेंस के ऊपर, तो अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर पता चलता है कि जो ट्रेट्स होते हैं वो ह्यूमन बींग्स में आते हैं। सिंस इट इज द एविडेंट दैट कंट्रोल क्रॉस्ड दैट कैन बी परफॉर्म्ड इन पी प्लांट और सम अदर ऑर्गेनिज्म, और इससे पता चलता है कि जो आपकी डिसऑर्डर होती है वो क्रॉस की वजह से आती है, जो कि परफॉर्म किया गया था पी प्लांट में और दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर, आर नॉट पॉसिबल इन केस ऑफ ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स के अंदर ये पॉसिबल नहीं होता है। द स्टडी ऑफ फैमिली हिस्ट्री, यानी कि अगर हम बात करते हैं फैमिली हिस्ट्री की जो स्टडी, मतलब अगर हम बात करते हैं जैसे कि अगर हम जेनेटिक डिसऑर्डर की बात करते हैं ना, और जेनेटिक डिसऑर्डर की बात करते हैं, जैसे हम बात करते हैं एक मेल हो गया एक फीमेल हो गया, उसका क्रॉस करा देते हैं तो भाई रोग नहीं पता चलेगा। भाई रैंडम किसी इंसान को उठा कर तो हम क्रॉस नहीं करा सकते। इसके लिए क्या करना चाहिए, हमको फैमिली की हिस्ट्री जाननी पड़ेगी। फैमिली की हिस्ट्री जानने का मतलब क्या होता है, पुराने समय में किसी को क्या बीमारी थी या नहीं थी, इसको जानना जरूरी हो जाता है। आगे बात करते हैं, क्या लिखा है, द स्टडी ऑफ फैमिली हिस्ट्री अबाउट द इनहेरिटेंस ऑफ पार्टिकुलर ट्रेट प्रोवाइड्स एन अल्टरनेटिव, यानी कि जो फैमिली की हिस्ट्री होती है उसकी स्टडी करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, एक अल्टरनेटिव आपको मिलता है। सच एन एनालिसिस ऑफ ट्रेट इन सेवरल जनरेशन ऑफ अ फैमिली इज कॉल्ड द पेडिग्री एनालिसिस। इसी तरीके से स्टडी जब करते हैं फैमिली हिस्ट्री की तो ढेर सारे हम एनालिसिस करते हैं ट्रेटों का, लक्षणों का, बहुत सारे लंबे जनरेशन से, तो उसको हम क्या करते हैं, पेडिग्री एनालिसिस करते हैं। जब आपके एग्जाम में पूछता है कि व्हाट इज पेडिग्री एनालिसिस, तो आपको लिख देना है भैया, क्या लिखना है, आपको लिखना है कि स्टडी, ठीक है, स्टडी ऑफ द फैमिली हिस्ट्री अबाउट इनहेरिटेंस ऑफ द पर्टिकुलर ट्रेट्स प्रोवाइड एन alternatives such an analysis of trait in a several generation of a family is called pedigree analysis। यानी कि ये चीज़ें आपको यहाँ से लिख देना है पूरा, और आपको एग्जामिनर क्या करेगा, बिना किसी भेदभाव के आपको नंबर दे देगा अगर आप ये पॉइंट लिख देते हैं। तब आगे चलते हैं, इन द पेडिग्री एनालिसिस में द इनहेरिटेंस यानी कि आनुवंशिकता ऑफ अ पार्टिकुलर ट्रेट इज रिप्रेजेंटेड इन अ फैमिली 3 ओवर
जनरेशन, यानी कि पेडिग्री एनालिसिस जब करते हैं तो इनहेरिटेंस के द्वारा जो पार्टिकुलर ट्रेट्स होते हैं जो रिप्रेजेंट किए जाते हैं फैमिली में 3 जनरेशन के लगभग। ठीक है, इन ह्यूमंस यानी कि इंसानों की बात करते हैं, जेनेटिक्स पेडिग्री स्टडी प्रोवाइड अ स्ट्रॉन्ग टूल, यानी कि अगर हम बात करते हैं जो ह्यूमंस होते हैं उसके अंदर जेनेटिक्स के लिए पेडिग्री स्टडी जो होती है वो क्या करती है, एक स्ट्रॉन्ग टूल होती है, एक लंबी एक बहुत मजबूत हथियार होती है कि इंसानों के अंदर यानी कि मनुष्यों के अंदर क्या कर सकते हैं हम, जेनेटिक्स का स्टडी कर सकते हैं, विच इज यूटिलाइज टू ट्रेस द इनहेरिटेंस ऑफ स्पेसिफिक ट्रेट, यानी कि अगर हम बात करते हैं पेडिग्री का यूज किया जाता है एक स्पेसिफिक ट्रेट को पता करने के लिए जो कि वंशागति चला आ रहा है। एबनॉर्मेलिटी यानी कि हम बात करें जो असमानताएं होती हैं या फिर डिसीज यानी कि रोग होते हैं, सम ऑफ इम्पॉर्टेंट स्टैंडर्ड सैंपल। ठीक है, अगर हम बात करते हैं जो एबनॉर्मेलिटीज होती है या डिसीज होते हैं उसको क्या कहते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड सैंपल के द्वारा यूज करके पेडिग्री एनालिसिस में हम इसको दर्शाते हैं, जो कि यहाँ पर मैंने आपको शुरू में ही बता दिया। आगे हम बात करते हैं, एज यू हैव स्टडीड इन द चैप्टर, यानी कि इन दिस चैप्टर, जैसा कि आप इस चैप्टर में पढ़ोगे, ईच एंड एवरी फीचर इन एनी ऑर्गेनिज्म इज कंट्रोल्ड बाय वन और अदर जीन लोकेटेड ऑन डीएनए, यानी कि जैसा कि आप इस चैप्टर में पूरा पढ़ोगे कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर जो आपका कैरेक्टर होता है या फीचर होता है वो कंट्रोल किया जाता है जीन के द्वारा जो कि डीएनए के ऊपर प्रेजेंट होता है इन द क्रोमोसोम में। अगर हम बात करते हैं आगे के पॉइंट में लिखा हुआ है कि डीएनए इज द कैरियर ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, यानी कि जो डीएनए होता है वो क्या होता है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन का कैरियर होता है। तो अगर हम आपको बच्चों बताएं तो अगर आप एनसीईआरटी पढ़ ही रहे तो आपको जानना ये जरूरी है कि एनसीईआरटी की हर एक लाइन से आपका क्वेश्चन बन सकता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन का कैरियर कौन होता है, सिंपल सा आंसर भैया डीएनए जो होता है वो क्या होता है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन का कैरियर होता है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को ले जाने का कार्य करता है। इट इज hence the transmitted from one generation to other without any change और अल्टरनेशन, यानी कि जो डीएनए होता है वो इन्फॉर्मेशन को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक बिना किसी चेंज के बिना किसी अल्टरनेशन को ले जाने का काम करता है। हाउ एवर चेंज और अल्टरनेशन डू टेक्स प्लेस ओकेजनली, यानी कि जबकि अगर हम बात करते हैं कभी कभी क्या होता है डीएनए के सीक्वेंस में चेंज हो जाता है या अल्टरनेशन हो जाता है और ये कभी कभी होता है जिसकी वजह से म्यूटेशन हो जाता है। सच एन अल्टरनेशन और चेंज इन द जेनेटिक मटेरियल इज रेफर टू द म्यूटेशन, इस तरीके से अगर कोई चेंज हो जाता है तो उसको क्या कहते हैं, म्यूटेशन करते हैं। अ नंबर ऑफ डिसऑर्डर इन ह्यूमन बींग्स हैव बीन फाउंड टू बी द एसोसिएटेड विद द इनहेरिटेंस ऑफ चेंज और अल्टरनेशन जीन और क्रोमोसोम, यानी कि बहुत सारे ऐसे रोग हैं, बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो इंसानों के अंदर क्या हुआ, जीन के अंदर या क्रोमोसोम के अंदर किसी भी प्रकार के चेंज या अल्टरनेशन के कारण उत्पन्न हो जाती है। तो आई होप जो भी पेडिग्री एनालिसिस में हमने आपको बताया वो सारी चीजें आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। तो चलिए अब हम बात करते हैं मेंडेलियन डिसऑर्डर की। तो मेंडेलियन डिसऑर्डर क्या करता है इसको समझेंगे हम एक एक पॉइंट से अच्छे तरीके से। तो मेंडेलियन डिसऑर्डर पेडिग्री एनालिसिस के जैसा ही काम करता है लेकिन यहाँ पर बहुत सारी चीजें अलग हो जाती है, उसके बारे में हम बात करेंगे। देखो अब अगर हम बात करते हैं जो मेंडेलियन डिसऑर्डर होते हैं, अब मेंडेलियन डिसऑर्डर में होता क्या है, तो बेटा जो मेंडेलियन डिसऑर्डर होते हैं वो क्या होते हैं, सिंगल जीन, यानी कि जो कोई सिंगल जीन होता है, यहाँ पर लिखूंगा मैं सिंगल जीन में डिफेक्ट आ जाता है। सिंगल जीन में जो डिफेक्ट होता है उस सिंगल जीन के द्वारा जो डिफेक्ट से जो डिसऑर्डर उत्पन्न होते हैं उसको मेंडेलियन डिसऑर्डर कहते हैं। और ये जो मेंडेलियन डिसऑर्डर होते हैं वो मेंडल्स के लॉ ऑफ इनहेरिटेंस को फॉलो करते हैं। अब मेंडेलियन डिसऑर्डर के अगर हम टाइप्स की बात करते हैं तो मेंडेलियन डिसऑर्डर के टाइप्स की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको समझने की जरूरत ये है कि मेंडेलियन डिसऑर्डर जो होता है वो कितने टाइप का होता है। तो सबसे पहले अगर हम बेटा बात करते हैं तो जो मेंडेलियन डिसऑर्डर होता है वो नंबर 1 पर आता है आपका ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर। नंबर 1 पे क्या होता है आपका ऑटोसोमल, जस्ट एक सेकेंड, ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर। ठीक है, मैं डिस लिख देता हूँ, ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर। अब इस ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर की बेटा बात करते हैं तो इस ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर में क्या क्या एग्जांपल आते हैं उस एग्जांपल को आप जान लीजिए। तो ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर में जो आपका एग्जांपल आता है आपका आता है सिकल सेल अनेमिया, ठीक है,
तो आपको मैं ऐसे लिख कर के बता रहा हूँ ताकि आपके एग्जाम में सीधा ये हेल्प कर सके कि भाई ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर में कौन कौन से एग्जाम्पल आते हैं, जैसे सिकल सेल अनेमिया, थैलेसीमिया, 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 फेनिलकीटोन्यूरिया, PKU, फेनिलकीटोन्यूरिया। ये आपके जो डिसऑर्डर होते हैं वो आपके क्या होते हैं, ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर के रूप में गिने जाते हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं आगे, तो यहाँ पर मैंने आपको 3 एग्जाम्पल बताया जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। दूसरे डिसऑर्डर की बात करते हैं मेंडल के, तो दूसरा डिसऑर्डर जो आपका होता है वो क्या होता है, ऑटोसोमल डिसऑर्डर। ठीक है, ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर, ये था आपका ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर जो मैंने बताया। और अब बात करते हैं ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर, ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर। ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर की बेटा बात करते हैं, तो ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर आपका एक होता है, तो ऐसे 2 सी जीन पर्याप्त होते हैं, यानी कि ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर वाले जो जीन होते हैं बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं और ये जनरेशन में दिखाई देते हैं, यानी कि अफेक्टेड होते हैं पेरेंट में, फिर अफेक्टेड होता है चाइल्ड में। पेरेंट से चाइल्ड में ये डायरेक्टली दिखाई देते हैं, ये छिपते नहीं हैं। जैसे अगर हम बात करें तो इसमें कहते हैं हंटिंगोइन्स। ठीक है, हंटिंगोइन्स क्या है, एक डिसऑर्डर है जो कि ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर होता है। उसके बाद अगर हम बेटा बात करते हैं तो मेंडेलियन डिसऑर्डर में आपका आता है सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर। क्या होते हैं, सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर। डिस लिखता तो मैं, इसको पूरा समझ लीजिएगा। सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर की अगर हम बात करें तो इसमें क्या हो सकता है, जो एक्स क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है, उस पर स्थित होता है सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर और वाई क्रोमोसोम पर बहुत ही कम पाया जाता है। जैसे अगर हम बात करते हैं हीमोफीलिया, ठीक है, हीमोफीलिया की बात करते हैं, कलर ब्लाइंडनेस की बात करते हैं, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की बात करते हैं, तो ये क्या होते हैं, आपके सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर होते हैं जो कि एक्स सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर के रूप में जाने जाते हैं। अब मेंडेलियन डिसऑर्डर की अगर हम मुख्य विशेषता की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, सिंगल जीन म्यूटेशन होता है, केवल एक जीन में म्यूटेशन के कारण हो जाता है। और ये क्या होता है, प्रेडिक्टेबल होता है इनहेरिटेंस पैटर्न पर, यानी कि ये मेंडल के जो लॉ ऑफ इनहेरिटेंस था उसको पालन करने का काम करते हैं। अब अगर हम नीट के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं तो यहाँ पर आपको एक एग्जांपल आपको बताते हैं, तो एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर कौन सा है, तो हीमोफीलिया। ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर कौन सा है, तो सिकल सेल अनेमिया है। अगर ऑटोसोमल डोमिनेंट की बात करते हैं तो यहाँ पर है आपका डिसऑर्डर कौन सा है, हंटिंगोइन्स। ये आपका ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर है। मेल या ज़्यादा, मेल अफेक्टेड ज़्यादा होते हैं या फीमेल, तो बेटा इसका जवाब है जो मेल होते हैं वो ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं और फीमेल जो होती है वो क्या होती है, कम अफेक्टेड होती है, यानी कि फीमेल कैरियर होती है। आई होप मेंडेलियन डिसऑर्डर को आप अच्छे तरीके से समझ पाएंगे अब इस पॉइंट्स के बाद। अब चलते हैं मेंडल के डिसऑर्डर को समझने के लिए एक एक एनसीईआरटी की लाइन को समझना शुरू करते हैं। जब एनसीईआरटी की लाइन आपको समझ में आ जाएगी तो आपका नीट और बोर्ड एग्जाम दोनों का काम हो जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या आपको बताया जाए, देखिए ब्रॉडली जेनेटिक डिसऑर्डर में बी ग्रुप्ड इनटू द 2 कैटेगरी। अगर हम बात करते हैं जो जेनेटिक डिसऑर्डर होते हैं उसको 2 कैटेगरी में ग्रुप करते हैं, मेंडेलियन डिसऑर्डर एंड क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर को मेंडेलियन डिसऑर्डर के बाद हम समझेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। मेंडेलियन डिसऑर्डर आर नेमली, यानी कि मेंडेलियन डिसऑर्डर की बात करते हैं, ये नाम है डिटरमाइंड बाय द अल्टरनेशन और म्यूटेशन इन द सिंगल जीन, यानी कि मेंडेलियन डिसऑर्डर जो होते हैं उसको डिटरमाइन किया जाता है म्यूटेशन के द्वारा सिंगल जीन में। ठीक है, सिंगल जीन में जो म्यूटेशन होता है उसके द्वारा इसको हम डिटरमाइन करते हैं। दीज डिसऑर्डर, यानी कि ये डिसऑर्डर होते हैं, आर ट्रांसमिट होते हैं टू द ऑफस्प्रिंग ऑन द सेम लाइन एज वी हैव स्टडीड इन द प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस। एकदम सेम लाइन में जैसा कि हम प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस में पढ़े थे। ठीक है, उसी तरीके से ये क्या होते हैं, ट्रांसफर होते हैं। यानी कि कहने का मतलब जैसे कि मैंने आपको शुरू में ही बताया कि जो मेंडेलियन डिसऑर्डर होते हैं वो क्या करते हैं, मेंडेलियन पैटर्न को फॉलो करते हैं। जिस तरीके से मेंडल्स की लॉ प्लांट पर काम कर रही थी, ठीक उसी तरीके से मेंडेलियन डिसऑर्डर भी काम करते हैं। द पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ सच मेंडेलियन डिसऑर्डर कैन बी ट्रेस्ड इन फैमिली बाय द पेडिग्री एनालिसिस, यानी कि मेंडेलियन डिसऑर्डर की कुछ पैटर्न जो होती है वो ट्रेस की जा सकती है फैमिली में पेडिग्री एनालिसिस के द्वारा। मोस्ट कॉमन एंड प्रिवेलेंट मेंडेलियन डिसऑर्डर और हीमोफीलिया, यानी कि अगर हम बात करते हैं जो मेंडेलियन डिसऑर्डर है तो मेंडेलियन डिसऑर्डर की जो मोस्ट कॉमन डिसऑर्डर है उसकी बात करते हैं तो यहाँ पर आ जाता है आपका पेडिग्री एनालिसिस के द्वारा ये आपके
एनालिसिस किए जा सकते हैं। और यहाँ पर बात करते हैं जो मोस्ट कॉमन मेंडेलियन डिसऑर्डर होते हैं, तो मेंडेलियन डिसऑर्डर को हम एक बार थोड़ा सा आउटलाइट कर लेते हैं। हाँ, मेंडेलियन डिसऑर्डर जो होते हैं उसमें आता है हीमोफीलिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस, सिकल सेल अनेमिया, कलर ब्लाइंडनेस आता है, फेनिलकेटोन्यूरिया आता है, थैलेसीमिया आता है और इसके जैसे बहुत सारी बीमारियां आती है। तो जो मैंने रेड लाइन से बनाया है तो ये सारे मेंडेलियन डिसऑर्डर के एग्जांपल हैं। और इसमें भी क्या है, जो डिसऑर्डर हैं वो अलग अलग टाइप के होते हैं, जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया। कुछ ऑटोजोमल रिसेसिव होते हैं, कुछ ऑटोजोमल डोमिनेंट होते हैं, और कुछ क्या होते हैं आपके जो होते हैं मेंडेलियन डिसऑर्डर में, कुछ आपके एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर के रूप में भी जाने जाते हैं या सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर के रूप में भी जाने जाते हैं। इट इज important to mention there here that such Mendelian disorder may be dominant और रिसेसिव। यहाँ पर ये भी जानना जरूरी होता है कि कुछ मेंडेलियन डिसऑर्डर जो होते हैं वो डोमिनेंट भी होते हैं और रिसेसिव भी होते हैं। तो आपको यहाँ पर आंसर करना है कमेंट बॉक्स में कि इतने डिसऑर्डर में से मेंडेलियन का कौन सा डिसऑर्डर ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है और कौन सा डिसऑर्डर आपका सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर है। आगे बात करते हैं, बाय पेडाग्री एनालिसिस वन कैन इजिली अंडरस्टैंड। पेडाग्री एनालिसिस के द्वारा इसको हम आसानी से समझ सकते हैं वेदर द ट्रेट इन क्वेश्चन इज डोमिनेंट और रिसेसिव। जहां पर क्वेश्चन में बताया जाता है कि ट्रेट क्या है, डोमिनेंट है या रिसेसिव होता है। सिमिलरली द ट्रेट में आल्सो बी लिंक्ड टू द सेक्स क्रोमोसोम एज इन केस ऑफ हीमोफीलिया। जैसे अगर हम बात करते हैं, जो आपका ट्रेट होता है वो क्या होता है, लिंक्ड होता है टू द सेक्स क्रोमोसोम से एज इन केस ऑफ हीमोफीलिया में इट इज, यह जो होता है एविडेंट दैट द एक्स लिंक्ड रिसेसिव, जो कि एक्स लिंक्ड जो होता है वो क्या होता है, रिसेसिव ट्रेट होता है, शोड द ट्रांसमिशन ऑफ द कैरियर, जो कि क्या करता है, कैरियर को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं पेडाग्री एनालिसिस में हमने आपको बताया था कि जो फीमेल होती है वो क्या होती है, ज़्यादातर कैरियर होती है, और जो मेल होता है वो क्या होता है, अफेक्टिव होता है। तो हीमोफीलिया एक एग्जाम्पल है जो कि एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर है और ये रिप्रेजेंट करता है आपके कैरियर फीमेल को। ठीक है, आगे बात करते हैं, ए रिप्रेजेंटेटिव पेडेग्री इज सो इन फिगर, यानी कि यहाँ पर कह रहा है कि जो एक रिप्रेजेंटेटिव पेडेग्री होती है, यानी कि पेडेग्री एनालिसिस के लिए यहाँ पर आपको दिखाया गया है कि कैसे डिसऑर्डर ट्रांसमिट हो रही है। तो इसको समझिएगा थोड़ा सा। यहाँ पर दिखाया गया है कि फॉर द डोमिनेंट एंड रिसेसिव ट्रेट, डोमिनेंट और रिसेसिव ट्रेट के लिए नीचे आपको दिखाया गया है, यहाँ पर दोनों देख सकते हैं। डिस्कस विथ योर टीचर, अपने टीचर साथ यानी कि हमारे साथ, एंड डिजाइन करिए पेडाग्री कैरेक्टर्स को लिंक्ड बोथ द क्रोमोसोमल जो आपके डोमिनेंट और रिसेसिव, उसको ये कह रहा है करने के लिए। देखिए अगर हम बात करते हैं सिंपल सा, अब यहाँ पर देखते हैं हमने क्या किया, एक पेरेंट को लिया जहाँ पर फीमेल क्या है आपकी रिसेसिव, फीमेल क्या है, रिसेसिव है, यानी कि अगर हम बात करें जहाँ पर एक्स लिंक्ड आपके डिसऑर्डर है, जैसे हम मान लेते हैं हीमोफीलिया मान लेते हैं, क्या करते हैं, हीमोफीलिया मान लेते हैं। अब हीमोफीलिया क्या होता है, एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर होता है, और पता है कि जो फीमेल होती है उस फीमेल में अगर एक एक्स क्रोमोसोम पर आपका डिसऑर्डर होता है तो फीमेल क्या होती है आपकी, रिसेसिव हो जाती है, यानी कि फीमेल क्या हो जाएगी, यहाँ पर कैरियर हो जाएगी। फीमेल क्या हो जाएगी, कैरियर को हम सीस लिख देते हैं। जब इसकी शादी कराएगी तो कैरियर फीमेल से क्या होगा, इस मेल के अंदर डिसऑर्डर चलेगा, यहाँ पर मेल क्या हो गया, रोगी हो गया। अब इसमें क्या हुए, आपके पैदा हुए बच्चे, 1 2 3 बच्चे पैदा हुए और चार बच्चे पैदा हुए, जिसमें से एक नॉर्मल फीमेल पैदा हुई, एक नॉर्मल मेल पैदा हुआ, एक रोगी मेल पैदा हुआ और एक कैरियर फीमेल पैदा हुआ। वापस से किया गया, अगर नॉर्मल मेल और फीमेल की शादी कराएंगे तो जो भी बच्चे पैदा हुए क्या होंगे, नॉर्मल पैदा होंगे। और कैरियर फीमेल का वापस से अगर हम बात करते हैं, शादी किया गया कैरियर मेल के साथ, तो कैरियर मेल का एक कैरियर फीमेल का शादी कराया गया एक नॉर्मल मेल के साथ, तो यहाँ पर कैरियर फीमेल मिला और मेल जो था वो नॉर्मल पैदा हो गया। ठीक है, ठीक उसी तरीके से अगर हम बात करते हैं, आगे ले जाते हैं, तो एक नॉर्मल पेरेंट का शादी मतलब एक नॉर्मल पेरेंट से जो बच्चे पैदा हो सकते हैं वो आपके रोगी पैदा हो सकते हैं, कैरियर पैदा हो सकते हैं, क्योंकि ये क्या थे, पहले क्या थे भाई, ये पहले पूर्वजों से आ रहे हैं, तो यहाँ पर इस तरीके से दिखाई दे रहे हैं। अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आया है तो मैं दूसरे तरीके से आपको समझाने की प्रयास करता हूँ। यहाँ पर देखिए हमारे पास सादा पेज मिल गया है और यहाँ पर मैं आपको समझाने की प्रयास पूरी तरीके से कर रहा हूँ। जैसे अगर हम बात करते हैं कि मेल है और मेल क्या है, नॉर्मल है,
नॉर्मल मेल है तो यानी कि इसके पास एक्स वाई क्रोमोसोम होगा। जस्ट एक सेकंड, पेंसिल का आकार थोड़ा सा बड़ा करने दीजिए। और एक क्या है, फीमेल है, और वो क्या है, कैरियर है, यानी कि वाहक है। किसका, हीमोफीलिया का वाहक है। जब वो हीमोफीलिया का वाहक है तो कहने का मतलब क्या होगा, उसके एक्स क्रोमोसोम पर क्या होगा, हीमोफीलिया का सिंबल होगा, इस तरीके से। और अगर हम बात करते हैं फीमेल अगर हीमोफीलिया की रोगी होती, कैरियर होती, कैरियर की जगह पर वो अफेक्टेड होती, तो उसके इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये अभी कैरियर है, इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। तो कहने का मतलब क्या होता है, एक कैरियर हीमोफीलिक फीमेल का शादी कराया जा रहा है, एक कैरियर हीमोफीलिक फीमेल का शादी कराया जा रहा है एक नॉर्मल मेल के साथ। तो इसकी जो गैमेट बनेगी वो दो टाइप की गैमेट बनेगी, इस तरीके से बनेगी और इस तरीके से बनेगी। इसकी भी गैमेट क्या बनेगी, इस तरीके से बनेगी। और जब हम क्या करते हैं, इस क्रोमोसोम का इस क्रोमोसोम के साथ क्रॉस करवाते हैं तो इस तरीके के क्रोमोसोम प्राप्त होते हैं आपको। और फिर इसका इसके साथ करवाते हैं। जस्ट एक सेकंड हमको दीजिएगा, थोड़ा सा यहाँ पर गलत हुआ है, सॉरी एक सेकंड। ये वाई क्रोमोसोम है, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब इसका कराते हैं तो यहाँ पर क्या प्राप्त होगा आपको, इस तरीके से चीजें आपको प्राप्त होगी। और इसका कराएंगे तो क्या होगा, एक्स एक्स, और फिर इसका कराएंगे तो क्या होगा, एक्स वाई। तो कहने का मतलब क्या हो गया, एक तो आपको वापस से कैरियर फीमेल पैदा हो गई, और एक आपका अफेक्टेड मेल पैदा हो गया, और वापस से एक मेल और फीमेल क्या हो गया, आपके नॉर्मल पैदा हो गए। इस तरीके से मेंडेलियन पैटर्न फॉलो करता है, पेरेंट के कैरेक्टर को, पेरेंट के डिसऑर्डर को लेकर आता है, ठोक देता है उनके संतानों में। आई होप आप चीज़ों को अच्छे तरीके से पकड़ पाए होंगे। आगे चलते हैं, इसी के साथ हम टॉपिक को पढ़ते हैं। दूसरा, कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर हम देखने वाले हैं सेक्स लिंक्ड क्रोमोसोम, सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर की बात करते हैं। तो एक तो आपका हीमोफीलिया हो गया, दूसरा आपका क्या है, कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस की बात करते हैं तो इज द सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर ड्यू टू द डिफेक्ट इन द आइदर रेड और ग्रीन कोन। यानी कि ये आंखों के अंदर रेड या ग्रीन कोन में क्या होता है, डिफेक्ट हो जाता है, जिस वजह से जो इंसान होता है वो कलर का डिफ्रेंसिएशन करने में फेल हो जाता है, ठीक है, ग्रीन और रेड कलर में। दिस डिफेक्ट इज ड्यू टू द म्यूटेशन इन सर्टेन जीन। और ये जो डिसीज होता है, ये जो बीमारी होती है, ये जो दिक्कत होती है, वो किसी जीन में म्यूटेशन के कारण होता है, जो कि एक्स क्रोमोसोम पर उपस्थित होता है। इट अकर इन अबाउट 8% ऑफ मेल। और ये जो होता है वो लगभग 8% मेल में होता है, और 0.4% क्या होता है, फीमेल में होता है। और ज़्यादातर फीमेल जो होती है कैरियर होती है। दिस इज बिकॉज the gene that lead to the red green color blindness are on X क्रोमोसोम। क्योंकि देखो जो मेल होता है भाई, उस मेल के अंदर एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है, एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है। तो उसमें क्या होगा, इस तरीके से आ गया तो मतलब मेल बीमार तो है ही। और फीमेल जो होता है उसमें फीमेल में 2 क्रोमोसोम होता है, और किसी एक पर आएगा तो इसका मतलब ये कैरियर हो जाएगी। और फीमेल को बीमार करने के लिए इस तरीके से होना जरूरी है, और इस तरीके का जो मिलता है वो बहुत ही रेयर मिलता है। आई होप आप चीज़ों को पकड़ पा रहे होंगे। अब देखो यहाँ पर क्या किया गया, साफ साफ बता रहा है कि रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस आर ऑन द एक्स क्रोमोसोम। जो रेड ग्रीन कलर का ब्लाइंडनेस होता है वो एक्स क्रोमोसोम पर पाया जाता है। मेल्स हैव ओनली 1 एक्स क्रोमोसोम। जो मेल होता है उसके पास क्या होता है, केवल और केवल एक एक्स क्रोमोसोम होता है, वाइल फीमेल के पास क्या होता है, 2 होते हैं। और फीमेल के पास एक एक्स क्रोमोसोम पर अगर कलर ब्लाइंडनेस का जीन म्यूटेशन हुआ है तो वो कैरियर हो जाएगी, और 2 जीन पर 2 क्रोमोसोम पर होगा तब जाकर के वो आपकी बीमार होगी। आगे अगर हम बात करते हैं, द जीन हैज 50% chance, sorry, the gene have 50% chance ऑफ बीइंग कलर ब्लाइंडनेस। यानी कि अगर हम बात करते हैं जो 50% चांस होती है वो कलर ब्लाइंडनेस की होती है 50% जीन के द्वारा। अब आगे हम बात करते हैं द मदर, यानी कि मदर की बात करते हैं, नॉट हर सेल्फ कलर ब्लाइंड। यानी कि जो मदर होती है वो कलर ब्लाइंड नहीं होती है, मदर एक नॉर्मल कैरियर होती है, और उसको कलर का डिफेक्ट पता चल जाता है कि ग्रीन कलर है या फिर रेड कलर होता है। द जीन इज रेसिव, बिकॉज उसके अंदर जो जीन होता है वो क्या होता है, रिसेसिव हो जाता है। डैट मीन्स इसका मतलब होता है कि इट्स इफेक्ट इज सप्रेस्ड। और जो फीमेल के अंदर जो कलर ब्लाइंडनेस का इफेक्ट होता है वो सप्रेस्ड हो जाता है बाय हर मैचिंग डोमिनेंट नॉर्मल जीन, उसके मैचिंग डोमिनेंट नॉर्मल जीन के कारण। द डॉटर
विल नॉट नॉर्मली बी कलर ब्लाइंडनेस, यानी कि एक जो महिला होती है और उस महिला से पैदा होने वाली जो बच्चियाँ होती हैं यानी कि लड़की होती है, वो कलर ब्लाइंडनेस नहीं हो सकती है, क्योंकि उसके अंदर 2 एक्स क्रोमोसोम पाया जाता है और माता से जो कलर ब्लाइंडनेस आता है वो एक ही क्रोमोसोम पर आएगा इस तरीके से, तो वो क्या हो जाएगी, कैरियर के रूप में काम करेगी, न कि रोगी के रूप में काम करेंगी। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं अनलेस हर मदर इज कैरियर, क्योंकि उसके मदर जो होती है वो कैरियर होती है, एंड हर फादर इज कलर ब्लाइंड, यानी कि अगर हम बात करते हैं एक मदर जो होती है वो कैरियर हो गई और एक फादर जो होता है वो क्या हो गया, कलर ब्लाइंडनेस का रोगी हो गया। तो उससे जो बच्ची पैदा होगी यानी कि लड़की पैदा होगी वो क्या होगी, कलर ब्लाइंडनेस की रोगी पैदा होगी। कहने का मतलब इस तरीके से अगर उसके अंदर जो आपका क्रोमोसोम मिलता है यानी कि दोनों एक्स क्रोमोसोम पर कलर ब्लाइंडनेस का सिंबल बना होता है, तो मतलब फीमेल क्या होगी, रोगी पैदा हो जाएगी। आई होप आप चीज़ों को समझ पा रहे हैं। तो यहाँ पर जो एक फीमेल पैदा होगी वो रोगी पैदा होगी और एक कैरियर पैदा होगी, और जो मेल पैदा होगा, एक मेल क्या होगा, आपका रोगी पैदा होगा और एक नॉर्मल मेल पैदा होने वाला है। आई होप आप इस चीज़ को भी समझ चुके होंगे। अब बात आती है हीमोफीलिया की, तो हीमोफीलिया की अगर हम बात करते हैं तो हीमोफीलिया का मतलब क्या होता है, तो दिस सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर, ये क्या होता है, ये एक सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर होता है या डिसीज होता है, विच शोज, जो कि दिखाई देता है, इट ट्रांसमिशन फ्रॉम द अनअफेक्टेड कैरियर फीमेल, यानी कि इसमें भी क्या होता है, जो फीमेल होती है वो अनअफेक्टेड होती है, यानी कि उसमें कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। टू सम ऑफ द मेल प्रोजेनी हैव बीन वाइडली स्टडीड, जो कि कुछ ह्यूमन की जो प्रोजेनी है, जो मेल और फीमेल है, उनको एक साथ लेकर के स्टडी किया गया, तो देखा गया कि जो फीमेल होती है उसमें क्या था, ये कैरियर था और जो मेल था वो डोमिनेंट था। इन दिस डिसीज, इस रोग में क्या होता है, ए सिंगल प्रोटीन दैट इज द पार्ट ऑफ अ कैस्केड ऑफ प्रोटीन, यानी कि एक सिंगल प्रोटीन के अंदर में क्या होता है, थोड़ा सा बदलाव हो जाता है, जिस वजह से कट लगने पर जो ब्लड होती है, सॉरी जो आपकी ब्लड होती है, ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो पाती, यानी कि थोड़ा सा चोट लगता है तो खून इतना ज़्यादा मात्रा में बह जाता है कि खून का थक्का नहीं बह पाता है, जिस वजह से कभी कभी इंसान की मौत हो जाती है। अब अगर इसके मेन पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो मेन पॉइंट यहाँ पर आपको लिखा गया है कि हीमोफीलिया की सबसे पहली बार जो उठान हुआ था, यानी कि हीमोफीलिया सबसे पहली बार जब देखा गया था, तो ये जो आपकी एक क्वीन थी, यानी कि महारानी विक्टोरिया जो थी ना, फैमिली पेडिग्री एनालिसिस किया गया, तो जो महारानी विक्टोरिया थी उनके अंदर सबसे पहले ये डिसऑर्डर देखा गया था। और इस वजह से अगर हम बात करते हैं जो महारानी विक्टोरिया थी, तो महारानी विक्टोरिया के कारण जो रोग था हीमोफीलिया उनके पति में गया और पति से उनके वर्कर में गया, यानी कि उनके जो घर जो काम करते थे, जो बाइक थी उनके अंदर गया, काम करने वाली जो लड़की काम करती थी उसके अंदर गया, और फिर उसके बाद क्या हुआ, उस महारानी विक्टोरिया के बच्चे में गया, और इस तरीके से ये पूरे फैमिली में फैल गया। तो हीमोफीलिया को हम कहते हैं रॉयल डिजीज, यानी कि खानदानी ऊंचे फैमिली का रोग के नाम से हम इसको जानते हैं। अब अगर हम बात करते हैं सिकल सेल अनेमिया, तो सिकल सेल अनेमिया को सीधे से हम बात करते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे तो सिकल सेल अनेमिया में क्या होता है, एक छोटे से बेस में क्या होता है, छोटे से एक बेस पेयर में क्या होता है, म्यूटेशन होता है, जिस वजह से सिकल सेल अनेमिया हो जाता है। सिकल सेल अनेमिया में क्या होता है, बेसिकली आप जान लीजिए सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है बेटा। तो सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है, जो नॉर्मल ब्लड सेल होता है, जस्ट एक सेकंड हमको दीजिएगा, जो नॉर्मल ब्लड सेल होता है वो इस तरीके का होता है, और जब रोग हो जाता है सिकल सेल एनीमिया तो ब्लड का शेप क्या होता है, ऐसा हो जाता है। यानी कि अगर हम बात करते हैं जो नॉर्मल हीमोग्लोबिन का जो आपका जीन होता है वो क्या होता है, AGA होता है, ठीक है, और AC मतलब AG सॉरी GAG ग्वानिन, एडेनिन और ग्वानिन होता है, और इसका जो बेस पेयर का जो आपका सामने का लाइन होगा वो क्या होगा, साइटोसिन, थायमिन और साइटोसिन होगा, इस तरीके से होगा। अब होता क्या है कि एक सिंगल जो बेस पेयर होता है वहां पर क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, यानी कि ये जो बेस पेयर होता है इसमें चेंज हो जाता है। जब इस एक सिंगल बेस पेयर में चेंज होता है किसके द्वारा, यहाँ एडेनिन की जगह पर यूरासिल आ जाता है। क्या होता है, एडेनिन की जगह पर यूरासिल आ जाएगा। जब एडेनिन की जगह पर यूरासिल आएगा तो क्या होगा, ये सिंपल सा ग्वानिन, यूरासिल और ग्वानिन हो जाएगा। तो यहाँ पर साइटोसिन और थायमिन की जगह पर क्या होगा भैया, थायमिन ही रहेगा, और ये आपका साइटोसिन हो जाएगा। तो कहने का मतलब जो होता है बेटा, सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है, जो एक पेप्टाइड चेन होती है, पेप्टाइड चेन के जो छठवें ग्लूटामिक एसिड होता है, ठीक है, पेप्टाइड चेन का जो छठवां ग्लूटामिक एसिड होता है उसके बेस पेयर में क्या होता है, चेंज हो जाता है, जिस वजह से सिकल सेल एनीमिया होता है। और सिकल सेल एनीमिया की वजह से जो ब्लड की शेप होती है वो चेंज हो जाती है। आई होप आप चीज़ों को समझ चुके होंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम सिकल सेल एनीमिया, फेनिलकीटोन्यूरिया, थैलेसेमिया के बारे में डिस्कस करते हुए आगे बढ़ेंगे क्रोमोसोमल डिसऑर्डर के बारे में, और क्रोमोसोमल डिसऑर्डर को पढ़ते हुए हम डाउन सिंड्रोम और
क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम को पढ़ते हुए इस पूरे चैप्टर को समाप्त कर देंगे और इस तरीके से आपका एक लंबे समय के बाद पूरा चैप्टर समाप्त हो जाएगा। उसके बाद अगले चैप्टर को हम जल्द ही समाप्त करने की प्रयास करेंगे। तो मिलते हैं आपसे अगले चैप्टर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। बने रहिए हमारे साथ एएसबी परिवार का हिस्सा बनके।